हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अशोक कुमार। और ये जो वीडियो है ये क्लास 12 के लिए है, फिजिक्स के लिए। फिजिक्स में मैं आपको 2 चैप्टर पहले समझा चुका हूँ, सेमीकंडक्टर और कम्युनिकेशन सिस्टम। जो अपना 3rd चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है आपका न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स में मैंने आपको कुछ चीजें पहले समझा दी थी, और जो लास्ट वीडियो पर एंड किया था वो क्या था, आइसोटॉप्स एंड आइसोबार्स पे। मैं आपको हल्का सा वापस रिवाइंड करा देता हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में कई बार पूछा जाता है, छोटा क्वेश्चन बन के आता है। तो यहाँ से मैं आपको बताता हूँ कि आइसोटॉप्स क्या होते हैं, व्हाट आर आइसोटॉप्स। तो आइसोटॉप्स आर द एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट वेरिएबल एटॉमिक मास। जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है बट एटॉमिक नंबर सेम बट एटॉमिक मास अलग अलग होता है, वो क्या होता है, आपके आइसोटॉप्स होते हैं। मैंने कुछ एग्जाम्पल्स भी आपको बताए थे, जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं। पहला होता है 1H1 जिसको अपन क्या बोलते हैं, 1H1 प्रोटियम। दूसरा होता है आपका 1H2 ड्यूटीरियम, और तीसरा होता है आपका 1H3 ट्राइटियम। उसका मैंने आपको सेकंड एग्जांपल बताया था, ऑक्सीजन के 3 होते हैं, ऑक्सीजन 16, 17 और 18। ऐसे कार्बन के 2 होते हैं, कार्बन 12 और कार्बन 14। तो कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको बता दिए थे। उसके बाद मैंने आपको बताया था जो मोस्ट इंपोर्टेंट कई बार पूछा जाता है, इवन कंपटीशन में पूछ लेते हैं, तो वो आपको मैं बताया था यूजेज ऑफ आइसोटॉप्स। उसमें सबसे इंपोर्टेंट, वैसे बहुत सारे इंपोर्टेंट है, 3-4 आपको याद रखने हैं। जैसे कोबाल्ट 60 मैंने आपको बताया था किसके लिए होता है, कैंसर ट्रीटमेंट में काम में आता है। ऐसे आयोडीन का एक आइसोटोप होता है आयोडीन 131, ये मैंने आपको बताया था किस काम में आता है, गोइटर डिजीज के ट्रीटमेंट में काम में आता है। ठीक है, ऐसे मैंने आपको सोडियम 24 बताया था, वो आपको ब्लड सर्कुलेशन के लिए हेल्प करता है। ठीक है, तो इस तरह कुछ मैंने आपको यूजेस बताए थे। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास में आता है आइसोबार्स। तो आइसोबार्स क्या होते हैं, आइसोबार्स वो एलिमेंट्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर क्या होता है, डिफरेंट होता है बट एटॉमिक मास सेम होता है। जैसे कार्बन और नाइट्रोजन, ठीक है, ऐसे आपका आर्गन और कैल्शियम, ये एग्जांपल्स मैंने आपको बताए थे। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वो आपका डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, तो अपने पास आता है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है बेटा, ये आपका थोड़ा सा थ्योरेटिकल टॉपिक है, इसमें आपको थ्योरेटिकल ध्यान देना है। तो सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए कि इसकी न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी। तो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की थी जेम्स चैडविक ने। किसने की थी, जेम्स चैडविक ने की थी। ठीक है, अब उसने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी में किसकी हेल्प ली, उसने आइसोटॉप्स का जो फॉर्मुलेशन था, जो आइसोटॉप्स का जो कॉन्सेप्ट था, उसको उसने काम में लिया, जो आइसोटॉप्स और आइसोबार्स का है। तो आइसोटॉप्स उसने क्या देखा कि उसने एक एग्जांपल लिया कि जैसे हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप है, एक आपका 1H1, एक है 1H2 और एक है 1H3। ठीक है, तो जब उसने आइसोटॉप्स को देखा तो उसने देखा कि जो इनका एटॉमिक मास था, वो 1:2:3 में था। उसने क्या एग्जामिन किया कि जो हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स हैं, प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम, इन तीनों के जो एटॉमिक मास थे उनका रेशियो था 1:2:3। अब उसने क्या देखा कि जो एटॉमिक मास होता है, क्या होता है, एटॉमिक मास, वो क्या होता है, मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स होता है। ठीक है, अपन देखते हैं न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं। एक छोटा सा वर्ड है न्यूक्लियॉन्स, आपको याद रखना है न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स कंबाइनली कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को कंबाइनली अपन क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स। ये आपको लिख लेना है, आपको याद भी करना है। कई बार पूछ लेते हैं कि न्यूक्लियॉन्स में कौन कौन सी एंटिटी होती है, तो आपको बताना है कि न्यूक्लियॉन्स में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये 2 एंटिटीज होती हैं, इन दोनों को कंबाइनली अपन क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। तो उसने देखा जो एटॉमिक मास होता है वो क्या होता है, मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स होता है। इट मीन्स मास ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस मास ऑफ प्रोटॉन्स होता है। अब उसने देखा कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वो तो क्या है, जो आपका एटॉमिक नंबर है उससे के बराबर है, क्योंकि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होते हैं। तभी तो क्या होगा, कोई भी एटम न्यूट्रल होगा, जो भी चार्ज होगा न्यूट्रल होगा। तो उसने देखा कि तो प्रोटॉन सेम है एटॉमिक नंबर के, तो तीनों में एक एक प्रोटॉन होना चाहिए। ठीक है, तो तीनों में एक एक प्रोटॉन होना चाहिए, तो न्यूट्रॉन इट मीन्स क्या, वेरी कर रहा है। ठीक है, तो उसने ये देखा, पहले न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी, तो उसने क्या देखा कि जब एटॉमिक मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स है, ठीक है, तो और जब इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर है, तो इसमें इनका एटॉमिक मास 1:1:1 होना चाहिए था। जब यहाँ पे मास क्या आपका 1:2:3 है। तो उसने क्या देखा, उसने ये बताया कि इट मीन्स इसमें क्या कुछ एक ऐसी एंटिटी है, जो चार्ज के हिसाब से तो न्यूट्रल है। क्यों, क्योंकि उसमें कुछ चार्ज होता तो क्या होता, जो आपका एटम है वो न्यूट्रली नहीं होता, या तो पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता। तो उसने क्या जम्पशन किया, उसने क्या हाइपोथेसिस दी कि जो न्यूक्लियस है इसमें प्रोटॉन के अलावा एक ऐसा मास कंजर्व है जिसपे कोई चार्ज नहीं है। इट मीन
दैट विल बी चार्जलेस। और उसने भी बताया कि जो उसका मास है वो क्या होगा, लगभग प्रोटॉन के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो उसने बताया कि उस एंटिटी, तो उसका मतलब क्या होगा, इसके अंदर एक चार्जलेस और मास जो होगा वो क्या होगा, प्रोटॉन के मास के बराबर होगा। एक ऐसे एंटिटी होनी चाहिए और वो स्टेबल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, वो स्टेबल होनी चाहिए। तो उस स्टेबल, चार्जलेस और मास विद इक्विवेलेंट टू प्रोटॉन, उस स्टेबल एंटिटी को उसने क्या नाम दिया, न्यूट्रॉन नाम दिया। ठीक है, तो ये था उसका कुछ एक एक्सपेरिमेंटली व्यू कि न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे की। फिर उसने उसको प्रूफ कैसे किया, उसने प्रूफ किया जब बेरिलियम नाम का जो एलिमेंट है, उस बेरिलियम पे जब उसने अल्फा पार्टिकल्स की बॉम्बार्डिंग कराई। ठीक है, जो बेरिलियम नाम का एलिमेंट था उस पर जब उसने अल्फा पार्टिकल्स की बॉम्बार्डिंग कराई तो उसने क्या देखा कि कुछ चार्जलेस जो भी रेस थी वो क्या हो रही थी, चार्जलेस वेव, चार्जलेस पार्टिकल्स क्या होते हैं, उसमें से क्या होते हैं, इमिट हो रहे थे। तो उस इमिशन की वजह से उसने बताया कि जो स्टेबल एंटिटी है वो क्या आपकी चार्जलेस है और उसका कुछ मास है। तो उसने क्या बताया था कि ये क्या होते हैं, न्यूट्रॉन। तो कई बार क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि न्यूट्रॉन की डिस्कवरी में जेम्स चैडविक ने अल्फा पार्टिकल्स की बॉम्बार्डिंग किस पे कराई थी, तो आपको क्या याद रखना है, बेरिलियम पे। बेरिलियम पे अल्फा पार्टिकल्स की बॉम्बार्डिंग कराने पे क्या हुआ कि एक न्यूट्रल या अपने स्टेबल एंटिटी की जो इमिशन की प्रोसेस थी उसकी वजह से क्या होता, जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी को अंजाम दिया, उसने उसको जनरेट किया। तो यहां से अपने को इतना से याद रखना है कि न्यूट्रॉन की डिस्कवरी में सबसे बड़ा हाथ, या न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की, जेम्स चैडविक ने की। उसके पीछे उसने कौन सा हाइपोथेसिस काम में लिया, कौन सा कॉन्सेप्ट काम में लिया, आइसोटॉप्स वाला काम में लिया। क्यों, कहीं ना कहीं उसको ये तो लगा कि भाई जब एटॉमिक मास नंबर ऑफ न्यूक्लियंस या मास ऑफ न्यूक्लियंस के बराबर है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होते हैं, तो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उतना इसका एटॉमिक मास होना चाहिए। लेकिन कुछ एंटिटीज में ज्यादा है। ठीक है, तो उसने क्या किया, इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे एक स्टेबल एंटिटी का कॉन्सेप्ट उसने क्या किया, प्रोड्यूस किया, जनरेट किया, और उसकी वजह से क्या हुआ, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई। ठीक है, तो आपको इतना से याद रखना है न्यूट्रॉन की डिस्कवरी में। अब उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक अपने पास आता है वो आता है मास एनर्जी। नेक्स्ट टॉपिक अपने पास आता है मास एनर्जी। ठीक है, इस चैप्टर का जो स्टार्टिंग है वो थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, एक एक दो नंबर के क्वेश्चन पूछ लेते हैं, लेकिन जैसे अपन हाफ चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद आपका चैप्टर क्या होगा, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल, थोड़ा सा डेरिवेटिव, थोड़ा सा न्यूमेरिकल आ जाएगा। तो आपको थोड़ा पेशेंस के साथ इस थ्योरेटिकल पोर्शन को कंप्लीट करना है, याद करना है। छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जैसे अभी इसमें पिछले में बेरिलियम का जो कॉन्सेप्ट था या आइसोटॉप्स का कॉन्सेप्ट था, ऐसे क्वेश्चन होते हैं। तो बच्चे क्या होते हैं, इनको चीजों को, छोटी छोटी चीजों को भूल जाते हैं, तो उनको आपको याद रखना है। अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है मास एनर्जी। व्हाट इज मास एनर्जी? तो आइंस्टीन नाम का एक साइंटिस्ट था, सब लोगों ने सुना होगा। आइंस्टीन एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, इसका नाम सब लोगों ने सुना है। तो आइंस्टीन ने एक थ्योरी दी थी, स्पेशल रिलेटिविटी थ्योरम। ठीक है, नाम याद रखना आपको, स्पेशल रिलेटिविटी थ्योरम। उसने एक थ्योरी दी थी। ठीक है, उस स्पेशल रिलेटिविटी थ्योरम में उसने बताया था कि जो मास है उसको एक डिस्टिंक्ट एनर्जी के रूप में पढ़ा जाना चाहिए, उसको बिहेव करना चाहिए एक डिस्टिंक्ट एनर्जी की फॉर्म में। तो कई बार पूछ लेते हैं कि एनर्जी का कौन सा कॉन्सेप्ट था या आइंस्टीन का कौन सा कॉन्सेप्ट था जिसकी वजह से मास को एज ए एनर्जी बताया गया है, उसको एनर्जी के रूप में बताया गया था। तो आपको बताना है स्पेशल रिलेटिविटी थ्योरम ऑफ आइंस्टीन। आइंस्टीन की स्पेशल रिलेटिविटी थ्योरम में यह बताया गया कि जो मास है, मास को एक डिस्क्रीट या एक डिस्टिंक्ट एनर्जी की फॉर्म में इसको डिस्टिंग्विश करना चाहिए, इसको बता देना चाहिए। ठीक है, तो उसमें उसने क्या बताया कि जो भी मास है एनर्जी की फॉर्म में होगा, और एक मास एनर्जी उसने इक्वेशन में दी थी, वेल नॉन इक्वेशन है, और वो आपकी आती है E बराबर mc स्क्वायर। E बराबर क्या होता है, E बराबर mc स्क्वायर। तो जो मास है, अगर आपने उस मास को जो स्पीड ऑफ लाइट के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, उतने एनर्जी क्या होती है, वो उसमें कंजर्व रहती है। तो यहां से हम बोल सकते हैं E क्या एनर्जी है और M क्या है। M आपके पास में मास है और C क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। C क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। और इस C की वैल्यू आपके पास होती है C इज इक्वल टू 2.99 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, जिसको अपन अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू बोल सकते हैं 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो अपने पास जितना मास है, उस मास को आपने स्पीड की लाइट, जो इस लाइट की स्पीड है उसके स्क्वायर से अगर आपने मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो एनर्जी आती है वो क्या होती है, उस मास में स्टोर एनर्जी होती है। तो ये था आपका मास एनर्जी। ठीक है, मास एनर्जी दोबारा सुन लो। अकॉर्डिंग टू स्पेशल रिलेटिविटी थ्योरम ऑफ आइंस्टीन, it was observed that the mass should behave like a distinct type of energy। ठीक है, और इसका इसने इक्वेशन दिया था E बराबर mc स्क्वायर। तो यहां तक अपने क्या किया, इसको थोड़ा बहुत देख लिया। अब जो अपन आगे देखेंगे वो आगे अपन देखेंगे न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है और मास डिफेक्ट क्या होता है। तो अपन नेक्स्ट अब देखते हैं मास डिफेक्ट और न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी।
तो अब अपन नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, वो है मास डिफेक्ट। मोस्ट इंपोर्टेंट जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं, जो छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं, वो इन्हीं जगहों से बन के आते हैं। तो अगला टॉपिक अपने पास आता है मास डिफेक्ट। ठीक है, मास डिफेक्ट। तो मास डिफेक्ट होता क्या है, जैसा वर्ड पता लगा, वर्ड से अपने पता कर सकते हैं मास डिफेक्ट में मास में कोई ना कोई कमी होगी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अपने को थोड़ा सा ध्यान से सुनना है इस चीज को, ये थोड़ा सा एक अलग टॉपिक है, कई बार छोटा क्वेश्चन यहाँ से आता है। तो मास डिफेक्ट क्या होता है, ये ऑब्जर्व किया गया कि जो एटॉमिक मास अपन थ्योरेटिकल वैल्यू से निकालते हैं और जो एक्सपेरिमेंटल अपन निकालते हैं, उन दोनों में कुछ डिफरेंस था। देयर इज ए स्लाइटली डिफरेंस बिटवीन थ्योरेटिकल मास ऑफ एन एटम एंड एक्सपेरिमेंटली मास ऑफ एन एटम। अब थ्योरेटिकली मास क्या होता है और एक्सपेरिमेंटली मास क्या होता है। तो थ्योरेटिकली मास क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है, मास ऑफ प्रोटॉन इंटू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन इंटू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ये आपका क्या है, थ्योरेटिकल है। एक्सपेरिमेंटली क्या होता है कि एक एटम आपने लिया, उसको क्या किया, वेइंग मशीन पे या कैसे भी आपने उसको ऑब्जर्व किया, तो उसका मास आता है, वो क्या होता है, आपका एक्सपेरिमेंटली मास आता है। इन दोनों में क्या था, कुछ ना कुछ थोड़ा सा डिफरेंस था, स्लाइटली डिफरेंस था, उसको अपन क्या बोलते हैं, मास डिफेक्ट बोलते हैं। तो अपन क्या बोल सकते हैं, द स्लाइटली difference between experimental mass to the theoretical mass is known as mass defect। वो अपन देखते हैं कि हो कैसे सकता है। ठीक है, तो अपन एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं ऑक्सीजन का। ठीक है, तो अपन देखते हैं जो 8O16 है, ये क्या का एक ऑक्सीजन का एक एटम है जिसका एटॉमिक नंबर कितना 8 है और इसका एटॉमिक मास कितना है 16। तो इसकी जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आती है वो एटॉमिक मास आपका आता है 15.99 यूनिट। ये आपको याद रखना है। अपन वैसे 16 बोलते हैं उसको, 16 होता नहीं है। जब आपने देखा होगा केमिस्ट्री के अंदर, तो हाइड्रोजन अपन 1.001 ऐसे कुछ अपन यूनिट में बोलते हैं। तो अपन 10 तक तो उसको क्या पढ़ते थे, हाइड्रोजन का मास 1 यूनिट होता है। तो थोड़ी सी क्या होती है, अगर आप एक्यूरेट वैल्यू लेंगे तो अपन वहां पे 16 लेते हैं, 15.99 यूनिट लेते हैं। अपन देखते हैं कि क्या ये थ्योरेटिकल वैल्यू भी, ये जो आपकी एक्सपेरिमेंट वैल्यू है ये 15.99 यूनिट है, तो क्या आपकी जो थ्योरेटिकल वैल्यू है क्या ये भी इतनी है। भाई ये तो क्या है, इन्होंने लैब में क्या किया, साइंटिस्ट ने इसको ऑब्जर्व किया, उसको चेक किया, तो इसका एक्चुअल मास कितना था, दैट इज एक्चुअल मास। ये कितना आपका एक्चुअल मास है और ये कितना है 15.99 यूनिट। अब अपन इसका थ्योरेटिकल मास निकालते हैं, तो इसका अकॉर्डिंग टू थ्योरेटिकल मास, एटॉमिक मास क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इनटू मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इनटू मास ऑफ प्रोटॉन, या 1 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन। ठीक है, ये क्या होगा, इसका थ्योरेटिकल वैल्यू होगी भाई नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, उसको आप एक न्यूट्रॉन के मास से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, उसको आप एक मास, जो एक प्रोटॉन का मास, उससे मल्टीप्लाई कर दो। यही होना चाहिए, यही होना चाहिए। क्यों, क्योंकि एटॉमिक मास क्या होता है, जो भी आपके नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स होते हैं उनका जो मास होता है वही क्या होता है, एटॉमिक मास होता है। तो अपन यहाँ पे देखते हैं जो आपका एटॉमिक मास आएगा, ठीक है, वो एक्चुअल मास था और ये आपका कौन सा है, थ्योरेटिकल मास है। ठीक है, तो यहां से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने, इसमें 8 है, इनटू मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन, मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन आपका होता है 1.008। ठीक है, प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 8 और ये होता है 1.007, ये यूनिट में आएगा। ठीक है, तो यहां से क्या रहेगा, 8 कॉमन हो गया, 1.008 प्लस 1.007, तो जाएगा 8 इंटू 2.015। ठीक है, यहां से हो गया 8 और 7 15, ये 0 आ गया, और 1 और 1 2.015। तो यहां से आपका एटॉमिक मास थ्योरेटिकल चल रहा है, ये जो एटॉमिक मास थ्योरेटिकल चल रहा है, ये कितना हो जाएगा, एटॉमिक मास थ्योरेटिकल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अपने इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दें तो देखिए ध्यान से, 8 5 40, कितना बच गया 4, 8 1 8 और 4 12.16। तो ये क्या होगा आपका 16.120 यूनिट आपका क्या है, थ्योरेटिकल मास है। इट मींस इन दोनों में जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना हो गया, 16.120 माइनस 15.990, ये हो गया 0, 12 माइनस 9 3 बच गया, 10 माइनस 9 1 पॉइंट, यहां से कितना जाएगा 0। तो ये 0.13 यूनिट का जो डिफरेंस है दैट इज नॉन एज मास डिफेक्ट। क्या बोलते हैं इसको अपन, मास डिफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो यहां से अपने क्या देखा, व्हाट इज मास डिफेक्ट, मास डिफेक्ट इज द स्लाइटली डिफरेंस
बिटवीन द एक्चुअल मास टू द थ्योरेटिकल मास। थ्योरेटिकल मास और एक्चुअल मास में जो डिफरेंस होता है, स्लाइटली डिफरेंस होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, मास डिफेक्ट बोलते हैं। ये मैंने आपको एक एग्जांपल बता दिया है कि ऑक्सीजन 8 और 16 का अपन ने ले लिया, जिसका एक्चुअल मास होता है 15.99 होता है, और अपने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकाला तो आ रहा है 16.120 यूनिट। यहां से अपने डिफरेंस निकाल दो 0.13 यूनिट। ये क्या होता है, मास डिफेक्ट। तो यहां से मैं आपको मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला बता रहा हूं, जो मास डिफेक्ट होगा, तो मास डिफेक्ट बराबर, मास डिफेक्ट बराबर क्या होगा, जो इसका मास है, कौन सा, जो थ्योरेटिकल मास है माइनस, ठीक है, ये जो मास है माइनस, इसको अपन लिख देंगे जेड इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, जेड इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस जेड माइनस का ए, ठीक है, जेड इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, जो भी आपका जेड का आपका एटॉमिक नंबर है, या अपन इसको ऐसे बोल सकते हैं कि आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन। ये होता है आपका कौन सा, मास डिफेक्ट, ठीक है। मास डिफेक्ट क्या रहेगा, जब इसका थ्योरेटिकल मास है, जब इसका एक्चुअल मास है, इसमें से अपन किसको माइनस करते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इंटू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो ये आपका माइनस में आ सकता है, प्लस में आ सकता है, इसको अपन इससे माइनस कर सकते हैं, या फिर अपन इसको क्या कर सकते हैं, इसमें माइनस कर सकते हैं। तो क्या होगा, स्लाइटली डिफरेंस आपके पास में आ जाएगा। ये होता है आपका मास डिफेक्ट। अब ये जो मास डिफेक्ट है, ये किस में चला जाता है, ये आपका चला जाता है न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी में। तो अपन न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होता है। मैंने आपको हल्का सा हिंट तो दे दिया है। ये जो मास डिफेक्ट होगा, आइंस्टीन ने बताया था, क्या ये भी एक स्लाइटली, ये भी एक डिस्टिंक्टली या डिस्क्रीटली इसको एनर्जी फॉर्म में होना चाहिए। तो जो मास डिफेक्ट होता है, ये क्या होता है, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। ये थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, इसको अपन नेक्स्ट वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। होप आपको आज का कॉन्सेप्ट समझ आएगा। मास डिफेक्ट और इसके न्यूमेरिकल आप करने की कोशिश करना। कोई डाउट होता है मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।